वीएस क्लासेस अमलाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम पहले जो है इस क्लास में हम देख रहे थे भारत के जो गवर्नर रहे हैं, यानी शुरुआत कहाँ से हुई थी, बंगाल के गवर्नर से। उसके बाद गवर्नर जनरल बनता है वो पद, और उसके बाद वो फिर वायसराय आएगा और भारत का गवर्नर जनरल। इस तरह से ये पद बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, चाहे वो एमपीपीएससी हो, चाहे आपके वनडे प्रतियोगिता परीक्षा हो, है ना। तो उन सभी में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले वाली वीडियो में हम गवर्नर के बारे में पढ़ रहे थे, बंगाल के गवर्नर की स्टार्ट किए थे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आने वाले जो भी गवर्नर्स हैं उनको देखेंगे। तो हमने जो है इनमें जो सारी चीजें हम देख चुके हैं, क्या क्या था कि भारत के जो बंगाल के पहले गवर्नर होते हैं रॉबर्ट क्लाइव देखे थे, उनके बारे में हमने सारी चीजें देखा था। पहली वाली वीडियो आप जा करके उसे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो उनके द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से थे वो सब हमने देखा, और साथ में हमने जो लास्ट में देखा था गवर्नर, वो थे कौन से, जॉन कार्टियर थे, ठीक है। इनके बाद अगले गवर्नर आते हैं आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, उन्हीं पर सारी चीजें पर चर्चा करेंगे, ठीक है। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के, जो अगले गवर्नर होते हैं बंगाल के। ये बंगाल के अंतिम गवर्नर होते हैं और साथ में ही बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से टर्म चेंज हो रहा है, गवर्नर का पद जो है अब क्या हो जाएगा, गवर्नर जनरल बन जाएंगे। तो कैसे होगा इस चीज को समझिए। यहाँ पे जब गवर्नर के पद चल रहे थे बारी बारी से, तो बीच में एक एक्ट आता है, ठीक है, 1773 का, जिसे बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट। अब ये क्या है, तो हमने पढ़ा है कि जो ब्रिटिशर्स हैं या अंग्रेज हैं, यहाँ पर व्यापार करने आए थे। व्यापार के साथ साथ अब उन्होंने यहाँ पर शासन करना शुरू किया। अब जब शासन करेंगे तो उन्हें कानून की आवश्यकता होगी, तो ये कानून बनाना शुरू कर रहे हैं। तो यह जो है हमारे ब्रिटिश काल के समय का पहला कानून, आप इसे मान सकते हैं, जो 1773 में आता है, रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें बहुत सारी चीजों का प्रावधान किया रखा जाता है, जैसे जो गवर्नर है, गवर्नर के पद को चेंज करके या थोड़ा सा विकसित करके उसे गवर्नर जनरल का पद बना दिया जाता है, ठीक है। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वही होते हैं जो अंतिम गवर्नर होते हैं बंगाल के, यानी वॉरेन हेस्टिंग्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं अलग से डिटेल में पढ़ लेती हूँ, जब बता रही हूँ आपको, उनको थोड़ा सा डिटेल में समझिए। 1773 में क्या आया आपका, रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या क्या बातें कही गई, उन सारी चीजों को यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट में क्या किया गया, सबसे पहले तो गवर्नर का जो पद था, ठीक है बच्चों, गवर्नर का पद, इसे समाप्त कर दिया गया, ठीक। और इस पद को विकसित करके कौन सा पद बनाया गया, गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। और साथ में इनके लिए 4 सदस्यीय एक समिति की गठन किया जाता है, सदस्य सदन या समिति, जो इनकी मदद करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स का जो टाइम पीरियड है वो क्या रहेगा, 1772 से 73, ये पहला, और दूसरा 1773 से 85। ये पहला वाला टाइम पीरियड कौन सा है, तो ये गवर्नर, जब वो बंगाल के गवर्नर थे वो वाला टाइम पीरियड है, और जब ये गवर्नर जनरल बन जाते हैं ये दूसरा टाइम पीरियड है। कंटिन्यू रहा है, इसलिए एक ही टाइम पीरियड इसे आप मान सकते हैं, ठीक है ना। तो जब वो गवर्नर बनते हैं तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, क्या, उन्होंने वैध शासन को समाप्त किया, ठीक है ना। रॉबर्ट क्लाइव ने इसकी शुरुआत की थी। हमने पढ़ा था कि बंगाल में जो है 2 शासक यहाँ पर बने थे, जहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव भी थे और एक दूसरे शासक, दोनों शासन कर रहे थे साथ में, ठीक है। तो जब दोनों शासन एक क्षेत्र में शासन करें उसे द्वैध शासन कहा गया था। उसे जो है वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं, फिर वो 72 में इसे समाप्त कर देते हैं, ठीक है, 72 में इसे समाप्त कर देते हैं और एक स्वतंत्र शासक के रूप में बंगाल में यहाँ पर शासन करते हैं, ठीक है, गवर्नर के रूप में। अब यहाँ पर हम जैसे रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या किया गया कि गवर्नर का पद हटा दिया गया, गवर्नर जनरल का पद ला दिया गया। पहले गवर्नर जनरल बनाए गए वॉरेन हेस्टिंग, इनके लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इसके अलावा क्या किया गया इसके अंतर्गत, तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई,
ठीक है, 4 सदस्यीय यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। देखिए, किनके निर्देशन में हो रहा है ये सारी चीज़ें, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के निर्देशानुसार यहाँ पे हो रहा है, उनके नियंत्रण में हो रहा है सारी चीज़ें, उनके दिशा निर्देश में। इसलिए और सबसे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, इसी वजह से वॉरेन हेस्टिंग्स को क्या कहा जाता है, न्यायिक सेवा का जनक माना जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि भारत में न्यायिक सेवा का जनक वॉरेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के टाइम पे कलकत्ता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो ये चीजें हो गई थोड़ा सा रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित। अब हम थोड़ा सा वॉरेन हेस्टिंग्स को डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स की मैंने टाइम पीरियड आपको बता दी है कि 1772 से 73 इनका टाइम पीरियड रहता है। उसके बाद आपका 1773 से 85 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। तो ये सबसे पहले आए कैसे थे, ठीक है। तो ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क के रूप में आए थे, ठीक है। इनका पहला परिचय कि ये क्लर्क के रूप में भारत आए, ठीक है। इन्हें जो है बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था, यानी ये बहुभाषाविद थे, ठीक है। कौन कौन सी भाषाएं, तो बहुभाषाविद थे ये, बहुभाषा यानी बहुत सी भाषाओं का जानकार थे ये। जैसे बांग्ला इन्हें आती थी, इन्हें अरबी आती थी, ये फारसी जानते थे और अंग्रेजी तो इन्हें आती थी, ठीक है। इस तरह बहुत सी भाषाओं के बारे में इन्होंने जानकारी ली थी, जानते थे, बोल सकते थे, समझ सकते थे। इसके अलावा इन्होंने अपने शासनकाल में बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, सुधार कार्य किए हैं। तो वो सुधार कार्य कौन कौन से क्षेत्र में है उन्हें भी समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे इन्होंने सुधार कार्य किया, प्रशासनिक सुधार कार्य किए, प्रशासनिक प्रशासनिक सुधार कार्य किए, व्यापारिक सुधार किए, राजस्व सुधार किए, ठीक है। शैक्षणिक हो या नैतिक हो, यानी शैक्षणिक और न्यायिक और भी, ठीक है। तो जितने भी एक क्षेत्र में जितने भी इम्पोर्टेंट आप यहाँ सुधार कार्य कर सकते हैं, वो सभी इन्होंने अपने क्षेत्र में करवाया, अपने बंगाल के क्षेत्र में करवाया, ठीक है ना। तो प्रशासनिक सुधार कौन कौन से थे उनके, उनके व्यापारिक सुधार कौन कौन से थे, राजस्व सुधार कौन कौन से थे, या न्यायिक या शैक्षणिक सुधार कौन से थे, वो इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि भारत में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो व्यवस्थाएं पहली बार आई थी, जो इनके द्वारा लाई गई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि यह कार्य किसके द्वारा करवाया गया था, किसने इसका प्रावधान लाया या प्रथा किसने चलाई थी, ठीक। तो सारी चीजों को हम थोड़ा सा एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स की सबसे पहले प्रशासनिक सुधार की बात करते हैं। प्रशासनिक सुधार, तो सबसे पहला कार्य तो था उनका क्या, द्वैध शासन को समाप्त करना, सबसे महत्वपूर्ण कार्य, ठीक है। द्वैध शासन, इसको इन्होंने समाप्त किया, ठीक है। दूसरा प्रशासनिक कार्य इन्होंने क्या किया, जो आपके दीवान होते हैं, दीवान, ठीक है, इस प्रथा को इन्होंने समाप्त किया, ठीक है। दीवान प्रथा, इसे इन्होंने समाप्त किया। अब ये दीवान क्या होता है, तो दीवान जो होते हैं टैक्स कलेक्टर कहलाते हैं, मतलब कर को कलेक्ट करके जो शासन को देता हो, राजा को देता तो उसको कहते थे वहां पे दीवान कहा जाता था, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्रों से वहां से टैक्स जो है कलेक्ट करने के लिए वहां पर भारतीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था अधिकारी के तौर पे, जिन्हें दीवान कहा जाता था। तो जैसे कौन कौन से क्षेत्र हो गए, जैसे बंगाल हो गया और दूसरा बिहार क्षेत्र, इन क्षेत्रों में कुछ व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था, ठीक है। और वो प्रमुख व्यक्तियों के नाम भी हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे बंगाल में थे आपके कौन, मोहम्मद रजा खान, ये दीवान थे यहाँ पे बंगाल में। बिहार में थे सिताब राय, सिताब राय, ठीक है। ये दोनों व्यक्ति थे। अब इन पदों को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया, तो अब कोई तो देखेगा ये सारे काम, तो इन्होंने एक यहाँ पर क्या नियुक्त किया, एक व्यक्ति नियुक्त किया जिसे क्या कहा गया, कंट्रोलर ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंट्रोलर ऑफ इन्वेस्टमेंट,
ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पद है। यहाँ पर एक अधिकारी नियुक्त किया गया जो अब ये कर या टैक्स को कलेक्ट करने का काम देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने टकसाल की स्थापना कराई। टकसाल कहाँ पर? कलकत्ता में। 1 मिनट बता रही हूँ मैं, कलकत्ता में। टकसाल जो क्या होता है, जो सिक्के जिसमें छापे जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं, उनको ढाला जाता है, वो तो टकसाल कहा जाता है। तो टकसाल की सबसे पहली स्थापना कहाँ? कलकत्ता में इन्होंने करवाई थी। तो ये हो गए उनके प्रशासनिक सुधार, ठीक है। अब थोड़ा सा हम व्यापारिक सुधारों की बात कर लें। व्यापारिक व्यापारिक सुधार में वॉरेन हेस्टिंग ने क्या करवाया? सबसे पहले इन्होंने दस्तक प्रथा, इसे समाप्त करवाया, ठीक है। दस्तक प्रथा क्या कहलाती है? तो आप इसे एक तरह से फ्री पास कह सकते हैं, ठीक है। फ्री पास मतलब जब अंग्रेज यहाँ पर व्यापार करने आते थे तो वहाँ के जो शासक होते हैं उस क्षेत्र के, भारत के अंतर्गत, वो उन्हें एक परमिट दिया करते थे, ठीक है, कि आप वहाँ इस क्षेत्र में यहाँ पर व्यापार कर सकते हो। उसे ही दस्तक कहा जाता था, ठीक है। फ्री पास होता था ये। इसे क्या किया इन्होंने? बंद कर दिया। यानी अब जो है इन्हें अलग से पास या परमिट नहीं दिया जाएगा। भारतीय व्यापारी हो चाहे यूरोपीय व्यापारी हो, सभी के लिए स्वतंत्र कर दिया गया ताकि उनमें भेदभाव ना आए, ठीक है, समानता बनी रहे। इसलिए ये सारी चीजें इन्होंने किया था। और हाँ, थोड़ा सा यहाँ जान लीजिए, एक्स्ट्रा फैक्ट है ये, जो दस्तक प्रथा ये शुरू कब हुआ था, ठीक है। तो 1717 में इसे मुगल बादशाह फर्रुख सियर के द्वारा शुरू किया जाता है। फर्रुख सियर कहाँ पे थे? ये बंगाल में ही मुगल बादशाह थे। इन्होंने ही जो है सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिट दिया था, दस्तक परमिट दिया था। क्लियर है इतनी सारी चीजें? ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ददनी प्रथा को बंद करवाया। ददनी या इसे एक और नाम से जाना जाता है, दादागिरी प्रथा भी कह सकते हैं। दादागिरी प्रथा। अब दादागिरी प्रथा क्या होती है कि जो जमींदार होते थे, जिनकी जमीन होती थी, वो जबरन अपने क्षेत्र में, अपने जमीन पर किसानों से खेती करवाते थे, उन्हें मुआवजा कम देते थे, उनकी मेहनताना जो है कम देते थे। तो ये क्या है, उनके साथ एक अन्यायपूर्ण कार्य होता था किसानों के साथ में, तो उसे उन्होंने समाप्त किया। आप इसे इंक्लूड कर लीजिएगा, ददनी या दादागिरी प्रथा, जिसे जमींदार जो होते थे भारतीय, वो टैक्स देते थे अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को, और उसके लिए अपनी जमीन पर किसानों से जबरदस्ती उनसे मेहनत करवाते थे, अवैध फसलों का उत्पादन करवाते थे और उन्हें मेहनताना भी उतना नहीं मिलता था, ठीक है। तो उसे ददनी या दादागिरी प्रथा कहा जाता है। इसे भी उन्होंने खत्म करवा दिया, ठीक है। इसके बाद मालगुजारी प्रथा, इसे भी इन्होंने बंद करा दिया। अब मालगुजारी प्रथा क्या होती है? टैक्स पर टैक्स, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। यानी आप पर कोई टैक्स आ रहा है, अगर आप उसे समय पर नहीं भर पा रहे हैं तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। क्या होता था ये? टैक्स के ऊपर टैक्स होता था। और अगर आप टैक्स नहीं दे पा रहे हैं तो एक और चीज कर सकते थे, आपकी जमीन जो है वो क्या कर दी जाती थी? नीलाम, ठीक है। जमीन नीलाम। सारी चीजें समझ में आ रही हैं। हम देख रहे हैं ये व्यापारिक सुधार किसके? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किए गए, जिसमें उन्होंने दस्तक प्रथा यानी फ्री पास को खत्म कर दिया, इस प्रथा को, ताकि जो यूरोपीय व्यापारी हो या भारतीय व्यापारी हो, उन सभी में समानता बनी रहे, ठीक है। बंगाल में व्यापार को स्वतंत्र कर दिया उन्होंने। ददनी या दादागिरी प्रथा, इसे भी समाप्त कर दिया। साथ में मालगुजारी प्रथा को समाप्त किया, जो कि टैक्स के ऊपर टैक्स दिया जाता था, ठीक है। एक और प्रथा होती है गुमास्त प्रथा, ये पहले चला करती थी, गुमास्त प्रथा। ये क्या होता था? इसे भी इन्होंने समाप्त किया था, ध्यान रखिएगा। तो पहले समझ लीजिए है क्या। तो गुमास्त प्रथा होती थी जिसमें भारतीय एजेंट नियुक्त किए जाते थे, अंग्रेजों के द्वारा भारतीय एजेंट नियुक्त कर दिए जाते थे, किसके लिए? व्यापार के लिए, ठीक है। तो गुमास्त में क्या होते थे? भारतीय एजेंट, ये नियुक्त किए जाते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, या अंग्रेज जो है इन्हें व्यापार के लिए, व्यापार के लिए एजेंट नियुक्त कर देते थे, जो कि भारतीय हुआ करते थे। इतनी सारी चीजें हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी में। अब इनके हमने देख लिए प्रशासनिक सुधार, व्यापारिक सुधार देख लिए। अब आते हैं राजस्व सुधार में, ठीक है। ठीक। एक चीज और है, एक प्रथा और थी जिसे वॉरेन हेस्टिंग ने शुरू किया था, जिसे नाम दिया गया था इजारे दाही, ठीक है, इजारे दाही प्रथा।
ये प्रथा कहाँ शुरू हुई? बंगाल में। हेस्टिंग्स के द्वारा इसे शुरू किया गया है। क्यों हुआ था? इसका उद्देश्य क्या था? तो अधिक राजस्व की वसूली हो सके, अधिक राजस्व वसूली हो सके, इसके लिए इन्होंने इजारेदाही प्रथा की शुरुआत की थी। इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी उम्मीद है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स के राजस्व सुधार कार्य कौन कौन से थे? राजस्व, देखिए सारी चीजें जो हम देख रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कोई भी फैक्ट उठा करके आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कि इसको डिटेल में पढ़ना जरूरी है ना। चलिए राजस्व सुधार की हम बात करें तो इन्होंने एक पद बनाया था जिसे बोला जाता है ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू कलेक्टर, ठीक है। ये अधिकारी का एक पद है, इसे समझाती हूँ। क्या था वो पद? ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू कलेक्टर। ये एक आधिकारिक पद हुआ करता था। क्या काम था इसका? तो रेवेन्यू यानी कि आपका राजस्व वसूलना, और यानी कैसा राजस्व? भूमि कर हो गया आपका, ठीक है। लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना इसका काम था, या राजस्व से संबंधी कोई कमी है उसको दूर करना, या राजस्व से संबंधी कोई सुधार कार्य है उसको करना, ठीक है। इनका यहाँ पर सिंपल सा लिख लेते हैं कि इनका क्या था मुख्य काम? इनका काम होता था राजस्व की वसूली, राजस्व वसूली। इसके अलावा राजस्व सुधार, ठीक है। ये सारे काम किसके द्वारा किए जाते थे? ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू कलेक्टर के द्वारा। ये महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने कराया, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे वहां पर रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना करवाई उन्होंने, रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना कराई, ठीक है। ये हो गए आपके राजस्व सुधार के अंतर्गत किए गए कार्य हैं। अब आते हैं थोड़ा सा वॉरेन हेस्टिंग्स के न्यायिक कार्यों की तरफ, ठीक है। देखिए हम सारी चीजें यहाँ पर आपके स्लाइड में यहाँ पे दिया हुआ है, उसको मैं डिटेल में समझा रही हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ स्टार्टिंग में ही बता दिया कि उन्होंने जो है द्वैत शासन की शुरुआत की थी, समाप्ति की थी। इसके अलावा इन्होंने राजस्व बोर्ड, जो अभी बताया मैंने, ठीक है, राजस्व बोर्ड की स्थापना कहाँ पे? कलकत्ता में कराई गई थी। 1773 का रेगुलेटिंग आता है, उसके बाद ये गवर्नर से गवर्नर जनरल बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा 74 में कलकत्ता में इन्होंने 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी, जहां पर 4 सदस्यीय जो है न्यायाधीश वहां पर काम करते हैं। पहले न्यायाधीश होते हैं आपके सर एलिजा इम्पे होते हैं। इनके अलावा जो अन्य 3 न्यायाधीश होते हैं वो है चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड। ये कौन से कार्य हो गए? तो ये इनके न्यायिक कार्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कराई। इसके अलावा इन्होंने जो है हर जिले में न्यायालय की स्थापना करवाई। ध्यान रखिएगा, हर जिले में इन्होंने क्या करवाया? न्यायालय की स्थापना करवाई, ठीक है। और कैसे न्यायालय? इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे स्लाइड में समझिएगा, डिटेल में समझा देती हूँ। न्यायिक व्यवस्था में या न्यायिक सुधार में इन्होंने क्या करवाया? न्यायालयों की स्थापना करवाई, ठीक है, हर जिले में। कैसे कैसे? 2 तरह के होते हैं आपके न्यायालय, एक होते हैं दीवानी मामलों के और एक होते हैं आपके फौजीदारी, फौजीदारी, ठीक। तो दीवानी मामलों में कौन से आ जाएंगे? आपके जो पारिवारिक विवाद होते हैं, जमीनी विवाद होते हैं, वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। जिसे कौन देखेगा? तो जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर ये देखा करते थे, और उनकी जो सुनवाई है वो 500 रुपए में होती थी, क्लियर है। दूसरा आता है आपका फौजीदारी, जिसमें आपके अपराध संबंधी जो मामले होते हैं वो इसमें आते थे। तो हर जिले में ये 2 तरह के न्यायालय बनाए जाएंगे, ऐसा प्रावधान उन्होंने करवाया था। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो उन्होंने करवाई ही थी। ये उनके कैसे कार्य हो गए? आपके न्यायिक संबंधी कार्य हो गए, ठीक है। शैक्षणिक कार्यों की बात कर लें, शैक्षणिक सुधार, तो इन्होंने प्राच्य विद्या को महत्व दिया, प्राच्य विद्या के अध्ययन को महत्व दिया, जिससे देश विदेशों या प्राचीन समय की जितनी भी चीजें थी, अच्छी चीजें थी, उनका अध्ययन किया जा सके, उनसे जानकारी प्राप्त की जा सके, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे सारी चीजें बता देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे उन्होंने क्या क्या करवाया था शैक्षणिक कार्यों में? देखिए
एक तो विलियम जोन्स, इनके समय में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करते हैं, ठीक है। एक आते हैं आपके विल्किंस, विल्किंस इन्हीं के शासन काल में थे विल्किंस, ठीक। इन्होंने क्या किया, विल्किंस ने जो बांग्ला भाषा है और अरबी फारसी भाषा हो गई, इन भाषाओं में जो है सिक्के या मुद्रण करने के लिए अक्षरों की आवश्यकता होती थी। तो उन अक्षरों का विकास करवाया या आविष्कार करवाया। तो ये किसके द्वारा किया गया था, विल्किंस के द्वारा किया गया था। अरबी और बांग्ला शब्दों का या अक्षरों का कहना चाहिए, इन्होंने अक्षरों का दिखाई दे रहा है कि नहीं, सारी चीजें मैं रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। शैक्षणिक कार्यों में क्या हुआ था, इनके टाइम पे विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। विल्किंस ने क्या किया था, अरबी और भी बांग्ला भाषा में मुद्रण के लिए उनके अक्षरों, उसी भाषा में अक्षरों का आविष्कार कराया था। इसके अलावा विल्किंस ने एक और महत्वपूर्ण काम किया था, क्या किया था, गीता और हितोपदेश, इनका अनुवाद करा, अनुवाद किसमें, अंग्रेजी भाषा में। ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, ठीक है। और आगे चल करके तो भगवत गीता हो गया और हितोपदेश, इनका जो है अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। किसके टाइम पे हुआ था, आपके वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में चार्ल्स विल्किंस के द्वारा ये किया गया था। ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण शैक्षणिक कार्य। अब देखिए, इनके द्वारा जो है ये सारे कार्य कराए गए थे, लेकिन उसके बाद भी वॉरेन हेस्टिंग्स जो है पूरे इतिहास में ऐसे एकमात्र जो है गवर्नर जनरल होते हैं जिन पर महाभियोग चलाया गया। तो ऐसा कौन सा घटना है या कौन सी ऐसी चीजें हुई थी जिनके कारण इन पर महाभियोग चलाई गई थी, उसे हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ आरोप इनके ऊपर लगाया गया था, जैसे यहाँ पे दिया गया है, नंद कुमार अभियोग के नाम से जाना जाता है इस केस को, ठीक है। 1775 में ये होता है। होता क्या है, जो नंद कुमार होते हैं वो बंगाल के एक प्रतिष्ठित या प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, दीवान होते हैं, ठीक है। तो इन पर एक आरोप लगता है कि ये जो है मीर जाफर की विधवा पत्नी, उनसे पैसा वसूलते हैं या जबरन टैक्स लेते हैं, या घूस कहना चाहिए, घूस लेकर के उन्हें सुरक्षा व्यवस्था का दावा करते हैं। तो इस आरोप को लेकर के नंद कुमार के ऊपर अभियोग चलाया जाता है। एक ये झूठा मुकदमा होता है एक तरह से, और इन्हीं के द्वारा जो इम्पे होते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पहले जो सीजेबी होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा इन्हें फिर फांसी की सजा दे दी जाती है, ठीक है। इतनी बड़ी महत्वपूर्ण घटना हो जाती है, उन्हें बिना वजह या बिना अपराध के उन्हें यह सजा दे दी जाती है। तो उस घटना को न्यायिक हत्या कहा जाता है। या एक व्यक्ति आते हैं, बेब्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति आते हैं, इतिहासकार बेब्रिज, ये क्या करते हैं, इस घटना को न्याय की हत्या कहते हैं, ठीक है। बेब्रिज ने इस घटना को न्याय की हत्या कहा। दूसरा, और भी इनके ऊपर अपराध जो आते हैं या आरोप लगते हैं कि इनके ऊपर, वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर, ठीक है, जैसे चेत सिंह की बात करते हैं और अवध की बेगमों से। तो अवध की जो बेगमें होती हैं उनसे जबरन या छीना झपटी के माध्यम से पैसे लेने की बात कही गई है, आरोप लगा है वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर, ठीक है। दूसरा, चैत सिंह की बात करते हैं। तो चैत सिंह जो है एक प्रमुख शासक होते हैं, इनके साथ एक फैजाबाद की संधि होती है, फैजाबाद, ध्यान रखिएगा, फैजाबाद की संधि। होता क्या है इसमें कि ये जो चैत सिंह होते हैं वो वॉरेन हेस्टिंग्स से 22 लाख रुपए पर फैजाबाद की जो जागीर है वो ले लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं, और उसके बदले में 22 लाख रुपए उन्हें देने का वादा करते हैं। वो फैजाबाद में अधिकार करते हैं, अपने दीवानी अधिकार चलाते हैं, वहां से मुनाफा भी कमाते हैं, लेकिन पूरा पैसा नहीं देते हैं और वहां से बिना पैसा दिए वो भाग जाते हैं फैजाबाद से। तो ये भी उनके एक अनैतिक कार्य या फिर अचेतनापूर्ण कार्य कहलाता है, किनका, वॉरेन हेस्टिंग्स का, कि वो सचेत नहीं थे। तो स्मिथ आते हैं, तो स्मिथ ने, इन्होंने इनके इन कार्यों को देखते हुए इस दृष्टि से उन्होंने जो है कुछ फैक्ट कहे हैं इनके लिए। तो स्मिथ ने क्या कहा इनके लिए, देखिएगा, स्मिथ, इन्होंने कहा इसे अन्यायपूर्ण अन्यायपूर्ण और बुद्धिमत्ताहीन कार्य, ठीक है। बेब्रिज ने क्या कहा था, न्याय की हत्या कहा, जिसमें नंद कुमार के साथ बिना दोष सिद्ध किए उन्हें फांसी की सजा दे दी गई।
जिसे न्याय की हत्या कहा। वहीं स्मिथ ने अन्यायपूर्ण और बुद्धिमत्ताहीन कार्य कहा, किसके लिए? वॉरेन हेस्टिंग्स के लिए। और आगे चल करके इन्हीं सभी कारणों को लेकर के उन पर महाभियोग चलाया जाता है 1788 से 1795 के बीच में। ठीक है, लगभग 7 साल तक यह आपका जो है महाभियोग चलता है इन पे, और पूरे इतिहास में पहले एकमात्र गवर्नर जनरल होते हैं जिन पर महाभियोग चलाया जाता है, लेकिन अंत में ये दोष मुक्त भी हो जाते हैं। क्लियर है? इतनी सारी चीजें हो गई आपके किससे? वॉरेन हेस्टिंग्स से रिलेटेड। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हैं इनके टाइम से, उसे भी हम यहाँ पर वन लाइनर समझ लेते हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं देखिए। जैसे शैक्षणिक सुधार में हमने देखा ओरिएंटल विचारधारा की बात की गई है, यानी प्राच्य विद्या की शुरुआत की बात की गई है, जिससे क्या होगा? देश विदेशों की जानकारी मिलेगी, प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा फारसी व बांग्ला भाषा में मुद्रण के लिए अक्षरों का आविष्कार कराया गया था विल्किंस के द्वारा। ठीक है, विल्किंस के द्वारा ही, चार्ल्स विल्किंस आएंगे यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। गीता व हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया। ठीक है, विलियम जोन्स ने क्या किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी इनके टाइम पे। इसके अलावा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी इनके समय में, जहां पर हिंदू साहित्य का अंग्रेजी में अनुवाद कराया जाता था। ठीक है, हिंदू रीति रिवाजों तथा धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद भी कराया गया इनके समय पे। और भी महत्वपूर्ण कार्य, जिसमें बांग्ला भाषा का व्याकरण भी यहाँ पर सिखाया जाता था, किसके द्वारा? विल्किंस के द्वारा। और जो भी आपके यहाँ पे संस्थाएं शुरू की गई थी, तो ये कौन से कार्यों के अंतर्गत आएंगे? शैक्षणिक कार्यों के अंतर्गत। अंत में 1781 में मदरसा तक की स्थापना यहाँ पे करवाई गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं फैक्ट्स में ही। तो रोहिलखंड ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपका उत्तर पश्चिम वाला भाग होता है, रोहिलखंड लगता है। तो 1774 में इनके समय में एक महत्वपूर्ण घटना होती है, रोहिलखंड का युद्ध। इसमें क्या होता है? तो अंग्रेजों की मदद से, अवध के नवाब कौन थे? शुजा-उद-दौला, हमने सारी चीजें देख ली है। तो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला जो है, इनकी मदद से, अंग्रेजों की मदद से रोहिलखंड पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण घटना है वो 1784 में होता है। क्या होता है? आपका एक्ट आती है, पीट्स इंडिया एक्ट। ठीक, इसमें क्या बात की गई है? तो जो परिषद इनके लिए बनाई गई थी, ध्यान रखिए कितने बताए थे मैंने? 4 सदस्यीय परिषद की बात की गई थी। ठीक है ना, तो परिषद की जो सदस्य संख्या है उसको घटा करके 4 से 3 कर दी गई। ठीक, आगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है इनके समय में, जो कि मैंगलोर की संधि के साथ खत्म होता है। जब हम इतिहास पढ़ेंगे मध्यकालीन, तो उसमें और डिटेल में इन युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ शॉर्ट में समझ रहे हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जो कि सालवाई की संधि के साथ समाप्त होता है 1775 और 82, जो कि वॉरेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि आपके सालवाई की संधि या फिर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जब हो रहा था, तो कौन था गवर्नर, या गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। रियासतों के साथ रिंग ऑफ फेंस यानी घेर की नीति, इसे रक्षा नीति या स्पष्ट रूप से इसे घेर की नीति कहा जाता है। घेर की नीति, ये क्या होता था? तो जो भी ब्रिटिश शासन होता था, जहां तक उसका विस्तार होता था, उसे सुरक्षा कवच प्रदान करना ही घेर की नीति कहलाता है। ठीक है, उसकी शुरुआत हुई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे। इसके अलावा तिब्बत और भूटान के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के प्रयास किए गए थे। लास्ट है आपका, सभी प्रकार के व्यापार पर कितने 2.5% का कर निर्धारित किया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पे। ये सारी चीजें महत्वपूर्ण जो भी हमने यहाँ पे देखा है, ये सभी कुछ किससे संबंधित है? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। उम्मीद है सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आपको यहाँ पर आई होंगी वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। इसके बाद हम अगले गवर्नर जनरल को डिस्कस करेंगे अगले वाले पार्ट में। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टेक केयर।